नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है भारत की प्रमुख विविधताओं से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें शास्त्रीय जो है भाषाएं, जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार, मेले, लोक नृत्य और प्रमुख भाषाएं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन शामिल होंगे। देखिए, ये इन जो है विविधताओं से संबंधित जो है ईवीएस जो है पेडागोजी में आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है टॉपिक जो मैं आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पुराने प्रीवियस ईयर का आधार बना करके मैं बहुत कम जो है शब्दों में बहुत कम जो है चीज़ें लेकर के आया हूँ, ताकि आप इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। बिना नोट्स के ये टॉपिक आपको याद नहीं होगा। एग्जाम में जाने से पहले आप उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चंस जो है आप 101% गलत करेंगे बिना उसका रिवीजन के। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ साफ आपको बता देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपको डेली इसी प्रकार से जो है नए नए टॉपिक्स पर वीडियो देते रहें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और उनको बताइए कि ये टॉपिक जो है ईवीएस पेडागोजी में जो है पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो है टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है, शास्त्रीय भाषाएं हैं, वो कितनी है। तो वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें तो 6+5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 6+5 मतलब 6 तो पुरानी हो गई, और 5 अभी हाल ही में 2025 में जोड़ी गई 5 और भाषाएं। तो 6 पुरानी है, 5 हो गई, तो टोटल जो है कह सकते हैं कि हम टोटल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में जो आखिर में जो शामिल की गई है वो कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये 5 भाषाएं हैं जिनको हमने शास्त्रीय भाषा के रूप में अभी हाल ही में शामिल किया है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। शास्त्रीय जो है भाषा का दर्जा जो है भारत सरकार ने कब से देना शुरू किया था? तो 2002 में इसे देना शुरू किया था। यह दर्जा जो है कौन देता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शास्त्रीय जो भाषा है बनने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो तमिल जो है 2004 में तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। और जो शुरुआत में 6 शास्त्रीय भाषाओं की सूची है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहली भाषा थी तमिल 2004 में, दूसरी थी संस्कृत 2005 में, फिर कन्नड़ जोड़ी गई, फिर तेलुगु जोड़ी गई, फिर मलयालम जोड़ी गई, और फिर उड़िया जोड़ी गई। तो लास्ट में जो 6वीं भाषा थी वो उड़िया थी। ये तक पूछ लिया जाता है कि शास्त्रीय भाषा में जो 6वीं भाषा है वो कब जोड़ी गई थी और कौन सी। तो उड़िया भाषा को 2014 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा के संबंध में इतना ही चीज आपको पता होना चाहिए। ये बातें आपको अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा जो है टॉपिक आगे जाता है यहाँ पे। तो देखिए, अनुसूचित जनजातियां, हम जिसे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, एसटी कहते हैं, भारत की जनसंख्या के लगभग 8.6% है। तो अगर हम टोटल जनसंख्या में इसको काउंट करें तो 10.5 करोड़ के करीब अनुसूचित जनजातियां भारत में निवास करती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल जनसंख्या का 0.6% जो है जनसंख्या जो है एसटी ट्राइबल है, मतलब अनुसूचित जनजाति के 0.6%। भारत की सबसे बड़ी जो है जनजाति कौन सी है? तो वो भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति है। इन तीनों को ईवीएस के पोर्शन में ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। और थारू जनजाति के लोग जो है होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। ये जो तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी में यही तथ्य होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टीका विवाह प्रचलित है। ठीक है,
यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको याद करना है, जो है फैक्ट्स मैं आपको दिए दे रहा हूं। भारत में अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता प्राप्त है। तो अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख संविधान में कहां मिलता है? 342 में इसका उल्लेख मिलता है। अब आ जाते हैं कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लेते हैं जो सीटेट में हाल ही के वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है, और कुछ नए भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, जो विगत अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चांगपा और गुर्जर, ये चांगपा जनजाति जो है लद्दाख में फेमस है, और गुर्जर जनजाति जो है कश्मीर से। ये गुर्जर जनजाति है, गुज्जर नहीं है, ध्यान रखिएगा, गुज्जर अलग है और गुर्जर अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दी जनजाति और किन्नौर जनजाति ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थारू जनजाति उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर सीमा करते हैं तो इसलिए बॉर्डर साझा करते हैं, इसलिए ये जनजाति उत्तर प्रदेश में भी रहती है और उत्तराखंड में भी निवास करने वाली है। खरवार और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में रहती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनसारी या फिर हम कई बार लिखा जाता है जौनसारी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जीनसारी या जौनसारी जो जनजाति है, भोटिया जनजाति और बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति और बुक्सा जनजाति इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से। गोंड जनजाति का संबंध कहां से है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। मीणा या कह लीजिए भील जनजाति ये राजस्थान से है। भील और अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश से है। संथाल और मुंडा जनजाति, बीरहोर जनजाति और कोल जनजाति का संबंध झारखंड से है। लेपचा जनजाति का संबंध सिक्किम से है और टोडा जनजाति का संबंध तमिलनाडु से है। तो लेपचा जनजाति जो कि सिक्किम राज्य में है ना, ये जनजाति निवास करती है, ठीक है। यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए आपको। बोडो, डफला और कुकी इन तीनों का संबंध असम और नागालैंड से है। लेपचा जनजाति पश्चिम बंगाल से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और असुर जनजाति पश्चिम बंगाल से। इतने जनजातियों को अच्छे तरीके से घोट के पी जाइए, ठीक। अब आ जाते हैं जंगल अधिकार कानून, ये है क्या? तो सरकार के द्वारा जंगल अधिकार कानून पारित किया गया था, और इस कानून के अनुसार जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन पर जो उनका जो है जंगल पर अधिकार है, और वो जंगल के उत्पादों को, जैसे जंगल के क्या उत्पाद हो सकते हैं भाई, लकड़ी हो सकती है, जंगल से निकली हुई गोंद हो सकती है, या फिर किसी तरीके के कोई नए नया फूल और फ्रूट्स हो सकते हैं, ये सब चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, वे जंगल से हटाए नहीं जा सकते। और इनके संबंध में, इन सभी के संबंध में जो ग्राम सभा होती है इस जंगल को बचाने का काम करती है। ग्राम सभा का ही निर्णय जो होता है वो जंगल के संबंध में अंतिम होता है, ठीक है। यहां तक ये बातें अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये है क्या? तो इसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 भी कहा जाता है। इसे लागू किया गया था 2008 में, और इसका उद्देश्य क्या था? वन क्षेत्र में रहने वाले जो अनुसूचित जनजातियां हैं और या अन्य परंपरागत जो है वनवासियों को भूमि और संसाधनों पर अधिकार देना। तो इनको जो है इनके भूमि से हटाया ना जाए, इनके जो संसाधन है उसका दुरुपयोग ना किया जाए, ये उन संसाधनों का सही से यूज कर पाए, इसके संबंध में इनको अधिकार दिया गया था। यह अधिनियम वनवासियों को व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकार देता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकार भी हैं और सामुदायिक भी अधिकार हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत वो रूप में वो खेती कर सकते हैं, खेती की भूमि, जल, जंगल, चराई, लघु वनोपार्जन जो है माइनर जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के ये अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के तहत ग्राम जो सभा होती है उसको केंद्रीय भूमिका दी गई, मतलब ग्राम सभा ही सारा निर्णय जंगल के संबंध में करता है। अब ग्राम सभा में ग्राम की मूल इकाई होती है जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर के बनती है। ग्राम सभा ही जंगल की सुरक्षा और उसके प्रबंधन और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेती है। इस चीज को नोट कर लेना, ग्राम सभा का अधिकार बहुत बड़ा है। ये इसके प्रबंध, जंगलों के प्रबंधन का भी कार्य करती है, उसके संरक्षण का भी कार्य करती है, उसकी सुरक्षा का भी कार्य करती है, ठीक है। संविधान की अगर हम धारा की बात करें तो 243 को जो है ग्राम सभा को मान्यता प्रदान करती है। तो ये धारा जो है 243 का संबंध ग्राम सभा से है, ठीक है। यहां तक बात समझ गए?
अब आ जाते हैं लोक कलाएं। सीटेट में हर बार ये ईवीएस में पूछा जाता है अच्छे तरीके से। वैसे तो आप लोग ने एक दो ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको और भी जो है पारंपरिक कलाओं के बारे में बताता हूं आज, ठीक है। और इसको नोट्स बना लेना, याद नहीं होगा ऐसे। चित्रकाठी चित्रकारी क्या होता है? तो इस चित्रकारी का संबंध जो है महाराष्ट्र राज्य से है, पहली पॉइंट। इस कला में, इस चित्रकाठी चित्रकारी में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हाथ से बनाया जाता है, कागज पर बनाया जाता है, और कहानी किसी भी व्यक्ति के, मतलब किसी जो है कहानी का जो है चित्रण आपको देखने को मिला। पौराणिक कहानी हो सकती है, किसी जो है नई कहानी हो सकती है आज के संदर्भ में, ऐसे कहानियों का जो है चित्रण आपको देखने को मिला। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कलमकारी क्या है? तो इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक जो है प्रिंटिंग और चित्रकारी की जाती है। कपास या रेशमी कपड़े पर इमली की कलम से, ध्यान रखिएगा इसमें, याद रखना, इमली की कलम से की जाने वाली ये चित्रकारी होती है। ये चित्रकारी का संबंध, कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वारली चित्रकला क्या होता है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है और वारली जनजाति है। अब आपसे पूछ ले कि वारली जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में निवास करती है, क्योंकि यही जनजाति जो है इस पारंपरिक कला का जो है चित्रण करती है, वारली जिसे चित्रकला कहते हैं। इसमें चावल के पेस्ट के मिश्रण से बने सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला में प्रकृति और मानव रूप जैसे सामाजिक जीवन को दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग, जिसके बारे में आपने अक्सर क्वेश्चंस देखे होंगे सीटेट एग्जाम में। तो इसका संबंध बिहार के मधुबनी जिले से, मिथिला क्षेत्र या कह सकते हैं। यह चित्रकारी जो है पारंपरिक रूप से घरों की दीवारों पर की जाती है। इस कला में फूल, पत्ती, है ना, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे सभी के जो है चित्रण देखने को मिलता है। इस चित्रों में उभार लाने के लिए हम चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, मैं ध्यान रखिएगा, इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नील हो गया, हल्दी का प्रयोग हो गया, या फूलों के प्रयोग हो गया, जैसे चुकंदर हो गया। अब चुकंदर से लाल रंग प्राप्त कर लो, चुकंदर बहुत लंबा समय। कत्था हो गया, जहाँ से पेड़ों से कत्था हो, उससे जो है अलग जो है रंग प्राप्त कर लो। तो इस तरीके से प्राकृतिक रंग जहाँ से निकलते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। पट्टा चित्रकारी क्या होता है? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। ये कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। पट्टा चित्रकारी में कपड़ों के ऊपर की जाती है, और यह रंग बनाने के लिए इसमें सब्जियों और खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस चित्रकारी में जो है चित्रकारी करते हुए खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, पट्टा चित्रकारी, जिसका संबंध उड़ीसा राज्य से। और इसमें सबसे ज्यादा आपको हिंदू देवी देवताओं की कहानियों का चित्रण देखने को मिलता है। यहां तक बात समझ गए? अब आ जाते हैं फाड़ चित्रकारी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। तो इसका संबंध राजस्थान से, कपड़ों के ऊपर चित्रकारी होगा। और इसमें सबसे याद रखने वाली बात है कि बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस चित्रकारी में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं, तो फाड़ चित्रकारी है, फाड़ चित्रकारी। फाड़ चित्रकारी ऐसे याद रखना, फाड़ देगा भाई, ये तुम्हारा ऐसी तैसी फाड़ देगा, है ना, ऐसा याद रखना। तो फाड़ मतलब बहादुर, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। राजस्थान के लोक देवताओं जैसे पाबू जी, देव नारायण के आख्यान चित्रण किए जाते हैं। फड़ चित्रकारी का संबंध जो है किस शैली से है? तो मेवाड़ शैली से। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। मेवाड़ शैली का प्रयोग किया जाता है फाड़ चित्रकारी में या फड़ चित्रकारी में। कांगड़ा चित्रकला क्या होता है? इसका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र के पारंपरिक शैली से। यहां तक याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे दिया है तंजौर चित्रकला। तो इसका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से, क्योंकि तंजौर जो है एक शहर है, पर तंजावुर शहर से, ठीक है, इसी से बना हुआ है तंजौर चित्रकारी। और तंजौर चित्रकारी में आमतौर पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। काली घाट चित्रकला, इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि ये काली घाट जो क्षेत्र है वो वहीं पर है। तो ये भी एक पारंपरिक जो है शैली पर विकसित है, इसका याद रखना। राज्यों के नाम कुछ इंपॉर्टेंट है। पिथौरा चित्रकला, इसका संबंध गुजरात राज्य से है।
बसोली चित्रकला, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। ये बसोनी जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, वहाँ से है, इसको नोट कर लेना। एपण चित्रकला, इसका संबंध उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र से है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है। चित्रकथी महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र राज्य की एक पारंपरिक कला है चित्रकथी। ठीक है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, इसका संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से। चेरियल गांव जो है यहाँ पे तेलंगाना में है ना। तो इस गांव की जो है एक पारंपरिक कला है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक। अब आ जाते हैं अगले जो है फैक्ट्स के लिए। अन्य पारंपरिक कलाएं कौन सी है? तो देखिए पश्मीना शॉल का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है, जो कि चांगपा जनजाति के लोग जो है, इससे रिलेटेड तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनिमल वाले पॉइंट्स में बताया था। ठीक है। पटोला बुनाई जो है, इसका संबंध गुजरात से है। चिकन कढ़ाई, इसका संबंध जो है लखनऊ, माफ कीजिएगा एक मिनट। पोचमपल्ली, इसका संबंध तेलंगाना से है। पीतल कारीगरी मुरादाबाद से है। और लकड़ी नक्काशी सहारनपुर में लकड़ी से बनी हुई नक्काशी देखने को मिलती है। पीतल की कारीगरी मुरादाबाद से आपको देखने को मिलेगी। पोचमपल्ली जो है एक तरीके की साड़ी आड़ी होती है, ये तेलंगाना से संबंध है ना। और जैसे अलीगढ़ में ताले हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। आगरा में चमड़ा, कानपुर में चमड़ा का ज़्यादा जो है आपको उपयोग देखने को मिलता है उससे रिलेटेड। महिलाओं के वस्त्रों के बारे में बात करें तो मुडुम नेरियाथुम, ये जो महिला वस्त्र है ये केरल से संबंधित है। मेखला चादर ये असम से है। सलवार कमीज तो जो है आपने देखा ही होगा कि पंजाब और हरियाणा और अब तो उत्तर भारत के हर राज्यों में ये सलवार और कमीज पहनी जाती है। कश्मीरी चोगा या फिरन जिसे कहते हैं, इसको नोट कर लेना भैया। कश्मीर में फुलकारी जो है, इसका संबंध पंजाब राज्य से है। अनारकली सूट जो है उत्तर जो है भारत में जो है हर जगह हर राज्यों में पहनी जाती है। और घाघरा चोली, इसका संबंध जो है गुजरात राज्य से है और राजस्थान राज्य से है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है तीज त्योहार, मेले और उत्सव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। ठीक है। नोट कर लेना, बहुत कम जो है मैंने दिए हैं, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है। अंगूर महोत्सव का संबंध जो है किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गोवा राज्य से। बोनालू महोत्सव, इसका संबंध तेलंगाना राज्य से। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य से है। जात्रा या जो उत्सव है ये त्रिपुरा राज्य से है। संगाई उत्सव जो है मणिपुर राज्य से। खीर भवानी उत्सव ये जो है जम्मू कश्मीर से है। और ओणम जिसे हम कहते हैं फसल त्योहार, इसे कहते हैं केरल राज्य से है। ठीक है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है महाराष्ट्र से। और डोला यात्रा या नवक लेबर त्योहार जो कि उड़ीसा राज्य से है, डोला यात्रा का संबंध। ठीक है। बैसाखी फसल त्योहार पंजाब से। पोंगल तमिलनाडु से है। रामनवमी मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल से है। बिहू नृत्य जो है किया जाता है, इसका संबंध असम से है। और अम्बुवाची मेला जो है असम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेला का संबंध अजमेर से। आपसे पूछेगा कि पुष्कर मेले का संबंध कहाँ से है ना, तो राजस्थान के जो है कुछ वो जिलों का नाम आपको बताएगा, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि अजमेर से है। ठीक है। ये बात आप क्या याद रखिएगा। अब आ जाते हैं विभिन्न प्रकार के नृत्य, जहाँ से आपको क्वेश्चन। भरतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। बहुत आसान है, आपको नोट्स बनाना होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं बनाना चाहते हो नोट्स तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी उड़ीसा से। कथकली ये तो याद होना चाहिए, कथकली जिसका संबंध केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम जिसका संबंध केरल से। और कथक जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से। तो इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं लोक नृत्य की बात करें तो घूमर जो है ये हरियाणा। गरबा गुजरात। तमाशा लावड़ी महाराष्ट्र। स्नेक चार्मर डांस ये राजस्थानी जो है जनजाति के लोग करते हैं। झूमर डांस जो है राजस्थान। चरबा हिमाचल प्रदेश। बिहू नृत्य ये है असम से है। बांस नृत्य और चिराव नृत्य, बांस नृत्य का संबंध मणिपुर से है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चिराव नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम से। बांस नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ये कुकी जनजाति। कुकी जनजाति इसका मतलब है कि ये मणिपुर राज्य की जनजाति है। यहां तक आपको याद रखेगा।
जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाएं कौन सी है। तो भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है या बोलियां बोली जाती है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट आप रट लेना। शुरुआत में संविधान में कुल जो है 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। 14 भाषाओं के बाद जो 22 भाषाएं हुई है ना, वो किस किस संविधान संशोधन से हुई ये आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिंधी पहले जोड़ी गई थी, मतलब 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में। ये पॉइंट्स बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, न म का इसका शॉर्ट फॉर्म है नमक, ना इससे, मा इससे और का इससे। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषा जोड़ी गई थी 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। तो 67 के बाद सीधा 92 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है बोडो, डोगरी, मैथिली, है ना। ये जो है बोडो, डोगरी, मैथिली ये भाषाएं जोड़ी गई थी 92। बोडो, डोगरी, मैथिली और आई गेस संथाली, है ना। ये जो भाषाएं थी ये जोड़ी गई थी, 4 भाषाओं का जोड़ा गया था ये 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। इतने याद रखना। ठीक है, इनमें से कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जैसे संस्कृत, तमिल, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अभी हाल ही में 5 और भारतीय भाषाओं को जो है जोड़ा गया था, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली और असमिया को शास्त्रीय भाषा की सूची में रखा गया है। यहां तक की बातें याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा गले में खराश है, आप लोगों को मेरी बातों से समझ में आ रहा होगा। गर्म पानी पी करके रिकॉर्डिंग करो, नहीं तो मुझे बहुत जल्दी खांसी आ जाएगी। ठीक है, और मैं थोड़ी सी ऑडियो धीमी कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीमी कर रहा हूँ ताकि जो है खराश ना बने और मैं आराम से आपका ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। ठीक है, अब भाषा और इसके राज्यों से संबंध बात करें तो मराठी जो है भाषा, ये तो महाराष्ट्र से, ये तो हम सबको पता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सिंधी भाषा जो है इसका संबंध गुजरात राज्य से, राजस्थान से है और बहुत हद तक पंजाब से। तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। नेपाली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर से है और हिमाचल प्रदेश से है भाषा का संबंध। बोडो का जो संबंध है, बोडो भाषा का संबंध है असम राज्य से। संथालीस और कुड़ुक जो है इसका संबंध झारखंड राज्य से है। मैथिली का संबंध बिहार राज्य से है। उड़िया का संबंध उड़ीसा से है। कोंकणी का संबंध गोवा राज्य से, इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ का संबंध कर्नाटक से है। मलयालम का संबंध केरल से है। ठीक है, इतने जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और मेरा आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो अगर इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, इन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो यकीनन आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, मतलब बाहर इससे नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में कुल कितनी जो है भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 6 पहले थी, अब जो है टोटल 11 हो गई। ठीक है, और पहली बार 2004 में इसे शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल कटाई पर बिहू नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य का संबंध असम राज्य से, और ये किसकी फसल कटाई के लिए होता है? और चावल संभवतः। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स याद रखने या के लिए ही हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आधा पॉइंट आप आधा दिमाग में बैठाओ बिहू नृत्य असम, बस इतना भूल जाओ। इसका संबंध बिहू नृत्य किस लिए किया जाता है? ये फसल नृत्य है, इसका मतलब है कि फसल की कटाई के समय इसको किया जाता होगा। ठीक है, भारत के संविधान में जोड़ी गई डोंगरी भाषा का संबंध किस राज्य से? तो डोंगी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली ये 4 भाषाएं जो है जोड़ी गई थी 2003 में, और ये इसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड का जो है ए सही होगा। निम्न में से यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान जो है इसका संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध जो है संथाल जनजाति से है। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो टोडा जनजाति जो कि रहती है, कहाँ पे रहती है? ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की सबसे बड़ी जनजाति है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में इसका निवास
स्थान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। वह कौन सा नृत्य है जिसमें दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर बांस की डंडी लेकर के आमने सामने बैठती हैं और ढोल की ताल पर डंडी को जमीन पर पीटती हैं? ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? तो देखिए, इसका सही संबंध है मिजोरम राज्य की चेराओ जो है, चेराओ जो है, क्या बोलते हैं, चेराओ जो है नृत्य से है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चेराओ नृत्य से। कहाँ पे, कौन सा राज्य है इसका संबंध? मिजोरम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान की फड़ पेंटिंग का संबंध जो है चित्रकला की किस शैली से है? तो जहां पर जो है बहादुर व्यक्तियों का चित्रण होता है, मेवाड़ चित्रकला से है। तो मेवाड़ शैली से है। ऑप्शन यहाँ पे आठवें का सी सही जवाब होगा। वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये वन अधिकार अधिनियम 2008 में लागू किया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओणम त्योहार जो है कितने दिवसीय त्योहार होता है? तो ओणम त्योहार जो होता है वो 10 दिवसीय त्योहार होता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, 10 दिवसीय त्योहार होता है। असम राज्य में चावल की कटाई पर कौन सा नृत्य? देखिए, चावल की कटाई पर कौन सा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और असम राज्य का पूछ रहा है तो आपको पता हो गया है कि ये बिहू राज्य से पूछ रहा है, बिहू नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। भूटिया नृत्य भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो पारंपरिक रूप से त्योहार, समारोह और सामुदायिक समारोह के दौरान किया जाता है। भूटिया नृत्य, अब यह नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य का संबंध जो है ये सिक्किम राज्य से है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये सभी क्वेश्चन सीटेट के पूछे गए हैं किसी न किसी वर्ष में, तो ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। मेरा काम है, मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपका काम है पढ़ते रहना, बस पढ़ते रहो। मेरे दिए हुए सारे चीज़ें आप प्रोवाइड, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सीटेट के संबंध में, सब कुछ पढ़ो। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ, है ना। इतनी खांसी में होने के बाद भी मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं ही जानता हूँ कि मैं कितनी मुश्किलों से आपको जो है ये सब प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सब कुछ आपको दूंगा, तो मैं आपको सब कुछ दूंगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है? तो 13वें का देखिए सही आंसर है ये झारखंड। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बांस नृत्य ये एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से आयोजित है? ये इस बांस नृत्य, देखिए बांस नृत्य जिसे हम क्या नाम दिया था हमने? चेराव। ध्यान रखिएगा, चेराव नृत्य। ठीक है, ये याद रहेगा। और इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध मणिपुर से है। मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम दोनों में। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर दिया हुआ है तो आप मणिपुर लिख लीजिए आंसर, नहीं तो मिजोरम भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। बाकी सभी यहाँ पे, लावड़ी का संबंध तो महाराष्ट्र से है ना। कथक का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल साफ साफ है। पोचमपल्ली एक गांव है जहाँ ये गांव विशेष प्रकार के जो कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और पोचमपल्ली से कहते हैं। तो मतलब पोचमपल्ली एक कपड़ा है। तो मैंने आपको बताया था परिधान के संबंध में, तो यहाँ पे 16वें का देखिए आंसर क्या है? ये आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश हो सकता है या फिर तेलंगाना भी आंसर कभी कभी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मधुबनी चित्रकला के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम मधुबनी की बात करें तो ये एक प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है जिसमें नील, हल्दी इन सब का प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर सभी के जो है चित्रण देखने को मिलता है। ये बहुत पुरानी है, जिसका नाम मधुबनी नामक स्थान से जो है पड़ा है, उस क्षेत्र, उस जिले के स्थान के नाम से पड़ा है, इसलिए इसको मधुबनी चित्रकला कहते हैं। ये भी बात सही है। और इसका संबंध जो है बिहार राज्य से, ना कि राजस्थान राज्य से। तो इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। देखा जाए तो आंसर यहाँ पे चारों में से सिर्फ ये ऑप्शन डी सही है। पुष्कर मेला का संबंध जो है कहाँ से है? तो पुष्कर मेला जो कि जो है राजस्थान से है, और ये
जो है 18वें का देखिए आंसर यहाँ पे अजमेर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि जयपुर, उदयपुर, दो जोधपुर और अजमेर में कौन सा आंसर होगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरों पर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल, चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका संबंध 19वें का है केरल राज्य से, और यह है कथकली। ध्यान रखिएगा, केरल और कथकली, इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले किस भाषा को दिया गया? सबसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा का बात करें तो हम तमिल को दिया गया था, वो भी 2004 में। और लास्ट में कौन सा दिया गया था? 2014 में कौन सी थी? ओडिया, उड़ीसा, उड़िया यार, समझो यार, उड़िया, उड़िया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से वह कथन चुनना है जो विविधता को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करता है। तो 21वें का देखिए आंसर क्या होगा? यह लोगों के बीच विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। तो विविधता का मतलब है कि डाइवर्सिटी। अब ये विविधताओं को ही स्वीकार करेगी, ना कि असमानता को स्वीकार करेगी, है ना। ये लोगों में भेदभाव करती है या ये लोगों को समान की ओर ले जाती है? नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, सीटेट का सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ठीक, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 सालों से रह रहा, उस जंगल भूमि पर पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसका अधिकार है। तो इसका संबंध किस जो है जनादेश से है या अधिनियम से है? 22वें का देखिए आंसर। तो यहाँ पे जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ऑप्शन यहाँ पे सी। उड़िया भाषा को किस वर्ष जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 2014। अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ये सभी चीजें रटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आप इसका आंसर लगा लें। कौन सी भाषा जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो संस्कृत की शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु है, मलयालम है, लेकिन हिंदी को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। आंसर हो गया यहाँ पे सी। ग्राम सभा का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है? यहाँ पे 243 अनुच्छेद जो है इसका संबंध ग्राम सभा से। आंसर हो गया ऑप्शन बी। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का अधिकार किस मंत्रालय को है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, संस्कृति मंत्रालय, इसके द्वारा जो है भाषा को दर्जा दिया जाता है शास्त्रीय। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई है? तो कथक जो नृत्य है इसका संबंध जो है उत्तर भारत से। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य कला में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखती है? तो चरकुला नृत्य का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। और इसमें महिलाएं ही अक्सर अपने सर पर रख करके कुछ नृत्य करती हैं, वो है तेल का दीपक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम शहनाई से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, और उस चित्रकला को चित्रकाठी जो है कहते हैं। अब चित्रकाठी का संबंध कहां से था? महाराष्ट्र से था। आंसर हो गया ऑप्शन बी। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो आदिवासी वर्ग रहता है वो है गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ यूनिक टॉपिक्स थे, इसलिए मैंने आपको इस शब्द जो है इस टॉपिक में शामिल किया है। इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, 100 लाइक्स का टारगेट है, उसको जो है अचीव करने में हम सब जो है मिल करके मदद करें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।